प्राणाभी से गुरुकुल के इस न्यू पॉडकास्ट में ऑटिज्म एक आयुर्वेदा साध्य व्याधि में आप सबका पुनः स्वागत है। एंड वी आर ग्लैड to announce that we are back again with respected Vaidya Murli Manohar sir for the podcast. सर, हमारे साथ पुनः जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम सभी के प्रश्नों को और हमारी जिज्ञासाओं को हमेशा एड्रेस करना और हमारे लिए समय निकालना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो लोग प्राणाभी से गुरुकुल के इस पॉडकास्ट से पहले जुड़ चुके हैं वे सर से भली भांति परिचित हैं, पर जो नए हैं मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि सर आयुर्वेदा और योग विज्ञान के ज्ञाता हैं, साथ ही सर ज्योतिष शास्त्र विद्या का भी ज्ञान रखते हैं और इनके थ्रू पेशेंट्स को कई सालों से ट्रीट करते हुए आए हैं। और सर देव विपाश्रय सत्वावजय जैसी पद्धति इनके थ्रू भी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। और सबसे खास बात, सर गुरु शिष्य परंपरा द्वारा उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो प्राप्त किया है वैद्य नाना जोशी सर से और सदगुरु वैद्य तपन सर से, और सर इन दोनों के ही एक प्रिय शिष्य रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर ऑटिज्म जैसे कि टॉपिक है, ऑटिज्म आयुर्वेद साध्य व्याधि, तो सबसे पहले हम सबको दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक्चुअली में होता क्या है और इसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें? नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ऑटिज्म, ये एक बहुत बड़ा और बहुत वर्साटाइल टॉपिक है। जैसे अतत्व विनिवेश आयुर्वेद में है जो बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, वैसे ही ऑटिज्म भी बहुत सारे कंडीशंस को कवर करता है। और जैसे जैसे समय का विकास होता जा रहा है और साइकोलॉजी में, न्यूरो साइकोलॉजी में काम हो रहा है, इस बीमारी के बारे में धीरे धीरे समझ बढ़ती जा रही है और चीजें धीरे 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 करके कई सारी बीमारियों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके एक स्पेक्ट्रम के नीचे, एक छाते के नीचे लाया गया और उसको बोलते हैं हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब पहले क्या था कि कई बीमारियां थी हम लोगों के पास, जैसे रेट सिंड्रोम था, आपका एस्पर्गर सिंड्रोम था, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर था, या एक ऑटिटिक डिसऑर्डर था। ये सारा चीज जो था ये अलग अलग तरीके से कंसिडर किया गया था। फिर अनुभव किया गया कि इनके लक्षण, इनके तरीके एक जैसे हैं, तो फिर अभी का जो आपका रेगुलेशन बनाया गया, इसमें एक स्पेक्ट्रम बना करके उसके अंतर्गत इन सभी चीजों को डाल दिया गया। अब इसमें जो हमारा पेशेंट है उसको सीजर भी आ सकता है, उसको ऑटिटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसको इंटेलिजेंस की कमी भी हो सकती है, और साथ में आपके बाकी जो हम लोगों ने बात की है वो सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। यानी यूं कहें कि अपनी भाषा में यदि हम आयुर्वेद में समझाना चाहें तो कि पेशेंट की बुद्धि की कमी भी हो रही है, स्मृति का कमी भी हो रहा है, समझ की कमी भी हो रही है, अपस्मार भी हो रहा है, उन्माद भी हो रहा है, मानसिक विकृति भी हो रहा है, और उसके अंदर जैसे जो कामना है, डिजायर है, या इच्छा है, या बिहेवियर है, इन सबों में प्रॉब्लम आ रहा है। यानी उसके मानस के सारे एस्पेक्ट को टच करने वाला ये बीमारी है। और दुर्भाग्य से ये होता बच्चों को है। तो बच्चों को ट्रीट करने में दो प्रॉब्लम आती है। पहला है कि वो हमारी मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। कई बार बच्चे जिद्दी होंगे, छोटा है तो डोजेस क्या रखें, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो हम लोगों ने डिजाइन किया है, या जो मतलब अभी के डेट में डिजाइन किया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। और जब हम एज अ वैद्य प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें इसको टुकड़े टुकड़े में समझना होगा। जैसे वो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक सूत्र मिलता है कि सारी व्याधि का लक्षण एक साथ प्रकट हो जाए तो व्याधि असाध्य है। वैसे ही ये सारे लक्षण एक साथ नहीं आते, पर बच्चों में या जो पेशेंट है हमारे पास, उसमें किसी में बोलने में दिक्कत आएगा, तो कोई लड़का एक सेंटेंस पकड़ लिया, वो लगातार बोल रहा है। तो इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं उसको हमें समझना होता है। अब रही बात की जो पेशेंट हमारे पास आएंगे उनका लिंगत्व तो क्या होगा। जैसे डिजीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि हेतु, कारण क्या है, फिर लक्षण क्या है, फिर चिकित्सा करेंगे। तो बीमारी के सिम्टम्स को समझना होगा हम लोगों के लिए कि इसको डायग्नोस करने के लिए। और अपने पास सभी वैद्य बैठे हुए हैं, तो वैद्यों के लिए एक खास करके है कि जो हमारे पास बच्चा आएगा या जो पेशेंट हमारे पास आएगा उसको एक तो आप समझो कि जो सामाजिक समझ है, जो
कि चलो छोटा बच्चा है तो मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, ये समझ इन बच्चों में नहीं होता है या कम होता है। अच्छा, अब ये समझ जैसे हम आपको समझते हैं या हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं, तो इसका तरीका क्या है? हम आपसे बात करेंगे, आपको देखकर स्माइल करेंगे, पर इन बच्चों में ये सारी चीजों का अभाव रहेगा। जैसे मदर को देख करके बच्चा छोटा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का है, तो भी मदर को देखकर स्माइल कर देता है, छोटा बच्चा है। जब उसको पापा लाड करने के लिए आते हैं तो उनके साथ खेलता है या हंसता है या स्माइल करता है। पर इन बच्चों में ये सिम्टम्स नहीं रहते, यानी कि बच्चा जो है वो कम्युनिकेट या स्माइल करना, ये सब चीजें इसमें नहीं होती है। बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेगा, यानी जो एक तरीके से आप समझो कि जो शुक्र क्षय के लक्षण हम लोग पढ़ते हैं, शुक्र क्षय का जहाँ पे है कि व्यक्ति अपने आप को दुखी, अपने आप को डिप्रेस्ड, क्लांत फील करता है, वैसा ही इस बच्चे में लक्षण आएगा कि बच्चा किसी से नजर नहीं मिला पाएगा, नजर चुरा के बोलेगा, स्पष्ट बात नहीं करेगा, वो लक्षण यहाँ पे दिखते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि बॉडी का जो लैंग्वेज है वो इसका बिगड़ा हुआ रहता है। जैसे अपने यहाँ जो शुक्र धातु में आप देखोगे, शुक्र धातु की दृष्टि होती है तो कंधा झुक जाता है। वो जैसे आप देखना कि जो विष देने वाले के लक्षण जहाँ लिखे हुए कि विष देने वाला क्या करता है, तो जमीन से मिट्टी कुड़ेदता है, नजर नहीं मिलाता है, गला सूखता है, इसकी तरह के सिम्टम्स बच्चों में दिखेंगे आपको। आप काफी चीजों की सिमिलरिटीज वहां पर आप देखोगे, यानी कि इसका बॉडी लैंग्वेज आम आदमी की तुलना में अलग रहेगा। जैसे सपोज दैट कि छोटा बच्चा होता है तो ऐसे हाथ करता है कि पापा मुझे गोद ले लो, या कई बार बच्चे थोड़ा 2 साल का है, 2.5 साल का है, देखता है कि मम्मी नहीं पास में आ रही है तो कुछ चीजें बजाएगा या कुछ ऐसा इवेंट करेगा कि मदर का अटेंशन पाए। इन बच्चों में इन सभी चीजों का अभाव रहता है, यानी वो आपको देख करके जैसे स्माइल करना, हाथ उठाना या आपसे बात करने की कोशिश करना, वो सब नहीं करेगा। इसमें यदि पैटर्न दिखता भी है तो वो अनयूजुअल पैटर्न है, जैसे कि बच्चा एकदम से अजीब ऐसे हाथ घुमा रहा है या यूं घुमा रहा है या कुछ अजीब तरह का हरकत करेगा जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं, और उसमें रिपीटेशंस दिखते हैं। तो यदि इस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है बच्चा, और कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे बच्चा अभी आपका 8 महीने, 6 महीने या 1 साल का है, और फैमिली यदि ज्वाइंट है और मदर का अपने ससुराल में एकोमोडेशन नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, या इस तरह का उसके यहाँ का सिनारियो है, तो ये ऑटिज्म का जो बच्चा है वो पर्टिकुलर मदर या फादर एक ही के पास जाएगा गोद में, या दोनों के पास जाएगा, या खास खास जो लोग हैं उन्हीं के पास जाएगा, बाकी के पास नहीं जाता। तो इन लोगों को खुशी होती है कि मेरा बच्चा किसी के पास नहीं जाता, पर ये प्रॉब्लम है। बच्चा अपने उम्र के आसपास के बच्चों में मिलना चाहिए या अपने आसपास के लोगों के साथ मिलना चाहिए, लेकिन यदि बच्चा नहीं मिल पा रहा है किसी के साथ, इसका मतलब है कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एरर है। और ये एरर फाइंड कब होता है? जब स्टार्टिंग में तो मदर को या फादर को लगता है कि बहुत अच्छा है भाई, मेरा बच्चा है, किसी के पास नहीं जाता, मैं ही केयर करता हूँ, केयर करती हूँ। लेकिन जब बच्चा 2 साल 3 साल का हो रहा है, जब एजुकेशनल लाइफ में जा रहा है, जब जब उसका एडमिशन प्री नर्सरी क्लासेस में हो रहा है, फिर वहां पे ये ऑब्जर्व होता है कि भाई मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ तो एरर है। क्योंकि देखो, ये भी जो कुछ हम लोग लक्षण बात कर रहे हैं ये अभी माइल्ड वाले कंडीशन है जो हमें देखने को मिलता है। जैसे किसी को सीजर आ रहा है, झटके आने स्टार्ट हो गए, तो भाई झटका आ रहा तो सब्जेक्टिव है, पर ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में लोग थोड़ा लेट कर देते हैं, पहुंचते पहुंचते डॉक्टर के पास 2-3 साल का समय उसमें बीत चुका रहता है। इसके बाद इन बच्चों में एक प्रॉब्लम और होता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जो अमूमन समझ बच्चों में डेवलप हो जाती है, इनमें नहीं होता है। और नहीं होने के कारण इन बच्चों का बिहेवियर अलग होता है। जैसे आप देखना, एक मूवी आई थी माय नेम इज खान, तो माय नेम इज खान जो मूवी था उसमें एक सीन आता है कि एक्ट्रेस जो है वो खाना बना रही है, घर में सब अलग अलग तरह का काम चल रहा है, ये बंदा आता है कुछ वहां पे एकदम अनवियर्ड सा बात बोलता है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, यानी समय क्या है, बात का रेफरेंस क्या है, ये दोनों को समझ में नहीं आता। जैसे सपोज दैट
8 बज रहा है, जैसे बच्चे के दिमाग में है कि 8 बजे मुझे खाना खाना है, तो यदि वो 8 बजे टॉयलेट भी कर रहा है तो लाओ कहेगा लाओ खाना खा लेते हैं। मतलब ऐसा पैटर्न देखो कि वो एक टाइम को फिक्स कर लिया, एक कंडीशंस को फिक्स कर लिया, एक दिमाग उसका एक रिदम में आ गया, तो वो उस चीज को फिर लगातार करता है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको समय काल परिवेश का समझ नहीं होता है और इससे वो टूट करके काम करता है। इसके बाद जो बच्चा है ये किसी के दुख को, किसी के इमोशंस को नहीं समझ पाता है। तो जब किसी के दुख को या इमोशंस को नहीं समझेगा तो ऐसे कंडीशंस में आप कैसे तो देखोगे कि जैसे कोई एक इवेंट हुआ, सभी बच्चे हंस रहे हैं, सब कोई खेल रहा है, खुश है, तो वहां चुपचाप बैठा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कि मुझे हंसना है, क्यों लोग हंस रहा है। मुझे याद है एक लड़का था, हम लोग का साथ ही पढ़ता था, उसको माइल्ड प्रॉब्लम थे इसके, तो जब कॉमेडी वगैरह देखेंगे सब लड़के खुश होकर हंसेंगे ना, तो बोलेगा कि इसमें हंसने वाली बात क्या है। उसको समझ में नहीं आएगा इसमें इसमें मतलब जोक्स क्या है, इसमें हंसने वाली चीजें क्या है। या कभी कोई दुखी है तो दुख से भी इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद ये इंट्रोवर्ट टाइप का होगा, अपने दुनिया में मस्त रहने वाला होगा, किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई बात स्टार्ट नहीं करेगा, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे कुछ बातें हम लोग बोल के करते हैं, कुछ हमारे एक्सप्रेशंस दिखाते हैं आपको कि मतलब हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा को हम ऐसे हाथ करते हैं तो वो हमारे तरफ बढ़ता है कि गोद में आ जाओ, या किसी को हम लोग ऐसे हाथ देते हैं, टॉफी देते हैं तो टॉफी लेने के लिए आता है। और ये सब चीजें इस बच्चों में मिस होता है और इसी के कारण इन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोस्त नहीं बनेंगे, अकेला रहेगा। फिर अब इसके बाद से कुछ सब्जेक्टिव सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि ये बच्चा कोई एक काम कर रहा है, कोई भी एक काम कर रहा है तब वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी दिखेगी, जैसे सपोज दैट कि कोई एक गाना सुनना पसंद किया, तब वो दिन भर वही गाना सुनेगा, परमानेंटली वही गाना सुनता रहेगा। और ये प्रॉब्लम उसमें, क्वेश्चंस आप लोग लास्ट में पूछ लें, सबको मौका मिलेगा। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो आपका एक ही तरह का काम, एक ही तरह का गाना, या एक घड़ी है तो घड़ी की तरफ देख रहा है, टीवी है तो टीवी की तरफ देख रहा है, या कोई खिड़की है तो खिड़की से बाहर देख रहा है, तो कंटिन्यू देख रहा है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ठीक है कंसंट्रेशन है, बट बाद में लगेगा इतना ज्यादा कंसंट्रेशन कि उसके बगल में कोई गिर गया, कुछ इवेंट हो गया, फिर भी उसका ध्यान वहां से नहीं हटा, जहां फोकस्ड है वहां फोकस्ड है। तो ये प्रॉब्लम उसमें आता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे घर में बच्चे के पास कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि सुनो सुनो सुनो, बच्चा सुन ही नहीं रहा है। अब घर वालों को डाउट लगता है कि ऐसा कान तो नहीं खराब है, भागे ईएनटी के पास, वहां टेस्ट करवा रहे हैं, कान सही आ रहा है। यानी हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि इंद्रियों का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग। तो मिथ्या योग में क्या है कि कभी प्रॉपर काम करेगा, कभी फॉल्स रीडिंग लेगा। तो ये सारी चीजें इन बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। कई बार बच्चा जैसे होता है उसको घर है, घर में सिरन हुई, सिरन होने से जो दीवारों में जो पपड़ियां निकलती हैं उसमें उसको रस दिखेगा आदमी। इस तरह की चीजें भी वो बच्चे अपने मन में कल्पना कर लेते हैं और फिर उसमें वो खो जाएंगे और उनको किसी की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ यदि वो खेल रहे हैं तो खेलने में उनका पैटर्न भी अलग रहेगा, जैसे एक पर एक गाड़ी सजा देना, एक पास सारा सामान इकट्ठा कर लेना। यानी कि इन शॉर्ट बोला जाए तो संग्रह की प्रवृत्ति जो होती है, सब चीजों को अपने पास करके रखने की जो प्रवृत्ति उनके मानस में डेवलप होती है, वो प्रॉब्लम जाकर बाद में सब्जेक्टिवली बॉडी पर भी आता है। तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसको स्वेटिंग कम होगा, उसको ड्राई कफ की प्रॉब्लम ज्यादा बनेगी। यानी बॉडी से जो चीजें बाहर निकलनी चाहिए, जैसे मूत्र है, पुरुष है, स्वेद है, ये सब चीजें भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से ट्रिगर होता है कि ये सारी चीजें भी वो नहीं मतलब एक्सक्रीट करता है और वो उसके साथ बना रहता है। और ये सारा कंडीशंस देखने के बाद और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फंक्शनल ब्रेन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कोई ब्रेन का कोई प्रॉपर जैसे ग्रे मैटर कम तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजों के लिए एमआरआई वगैरह करा करके देखा जाता है। यानी कि फंक्शनल
और पेशेंट का साइकिक बिहेवियर, दोनों को जब प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है तो हम ये समझ पाते हैं कि ये इसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम बन रही है और ये स्पेक्ट्रम में पेशेंट कहाँ लाई कर रहा है, एकदम माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और एसोसिएट सिम्टम्स क्या क्या है, क्या अपस्मार का प्रॉब्लम है, क्या उन्माद का बिहेवियर का प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इस बीमारी को समझ पाते हैं और इसको हम लोग ट्रीट कर पाते हैं। ठीक है जी सर। सर आपने ऑलमोस्ट जितने भी सिम्टम्स बताए कहीं ना कहीं मानस व्याधि से कोरिलेट करते, तो इसको हम लोग ब्रॉडली मानस व्याधि के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं? देखिए ये बीमारी मानस की है पर ये मनोदैहिक व्याधि है। यदि 70% मन है तो 30% बॉडी भी इन्वॉल्व होता है। तो यदि आप MRI वगैरह कराओगे या देखोगे तो उसमें आपको पेशेंट के अंदर एट्रोफी दिख सकती है, ग्रे मैटर की कमी दिख सकती है, इस तरह की चीजें भी दिखती हैं। और कई बार ये सारी चीजें ठीक होने के बाद भी फंक्शनल ही प्रॉब्लम रहता है। तो दोनों ही कंडीशंस को हमें समझना होता है और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। और सर जितने भी आपने सिम्टम्स बताए वो 2 या 3 साल के बच्चों में ऑब्जर्व ज्यादा किए जा सकते हैं। अगर उसके पहले हमें समझना है कि बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, तो क्या कोई क्राइटेरिया है कि हम लोग समझ इनिशियल स्टेजेस में 2-3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, कोई ऐसे देखिए कुछ तो ऐसे लक्षण हैं जो उम्र के साथ आते हैं। जैसे छोटा बच्चा है 2-3 महीने का भी, जब मदर फीड कराने आई तो बच्चा मदर के साथ स्माइल करना, मदर से आंखें मिलाना, एक इस तरह का बिहेवियर, मदर जब बच्चे से प्यार से बात कर रही है, उसको गोद में खिला रही है, तो बच्चा कम से कम आंख से आंख मिलाकर इंटरेक्ट तो करता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद से एक मदर का स्मेल, मदर की खनक, मदर से बच्चे का इंटरेक्शन इस तरीके से होता है। बट इन बच्चों में वो चीजें नहीं रहती। माँ कुछ भी बोल रही है, माँ कुछ भी कर रही है, बच्चा अपनी दुनिया में मशगूल है। तो ये वहां पर आपको दिखेगा। और 8-9 महीने के आसपास का जो समय होता है तो उसमें ये चीजें प्रॉपर दिखने लगती है कि ये बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कई बार बच्चों के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो इशू रहता है, बच्चा चल नहीं पा रहा है प्रॉपर, बच्चा बोल नहीं पाता है, जो कई बार तुतला बोलना, कई बार बिल्कुल ही ना बोल पाना, ये सारे लक्षण वहां पे दिखने लगते हैं। और तब मदर या फादर को या जो भी पेशेंट है उसको कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी फील होने लगती है, या कुछ तो इसको इशू है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार लोग पीडियाट्रिशियन के पास, कभी न्यूरो पीडियाट्रिशियन के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या अलग अलग पद्धति, अलग अलग ट्रीटमेंट सब कुछ लोग कराते हैं। और कई बार लेट से और कई बार समय से भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जितने भी वैद्य अपने क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, एक प्रॉपर सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए, तो आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी सारी क्वेरी सर एड्रेस कर पाए। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हर व्याधि में उसके निदान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें ट्रीटमेंट भी करना है तो हम कहते हैं निदान परिवर्जन करें। तो इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम क्या निदान एक्चुअली में स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकते हैं सर, इसी डिजीज में होंगे वो निदान? देखिए ऑटिज्म का जहां तक अभी जो रिसर्च वगैरह होना स्टार्ट हुआ, या कुछ चीजें ऐसी निकल करके आई कि जो आयुर्वेद का दूषी विष का कॉन्सेप्ट है, यानी कि बैड खराब तरह की ईटिंग। जैसे बच्चा आजकल जन्म हो रहा है तो मदर को दूध नहीं हो रहा है, मदर को दूध नहीं होने के कारण बाहर से फिर उनको सप्लीमेंट के तौर पे बच्चों को दूध दिया जाता है। अब उस दूध में जो प्रिजर्वेटिव पाया जा रहा है, जो प्रोटीन्स उसमें पाए जाते हैं, वो बच्चों में ऑटिज्म डेवलप करते हैं। वैक्सीनेशन अपने आप में एक कॉज भी आया है, लेकिन वैक्सीनेशन का ऐसा है कि अभी तक हायर अथॉरिटी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, बट देखा गया है, वो चीजें दिखती हैं। जैसे किसी भी सर्जन के द्वारा आज तक नहीं कहा गया है कि एनेस्थीसिया देने के बाद बैक पेन बनता है और प्रोलॉन्ग रहता है, वो नहीं मानते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि एनेस्थीसिया स्पाइन में लगा तो फिर वो पेशेंट को 5-5, 7 साल, 10-10 साल तक पेन बना रहता है। तो ये है। उसके बाद से जेनेटिकल फैक्टर है। इसके बाद बाकी न्यूट्रिशन, जब जिस समय प्रेगनेंसी थी उस समय मदर का इन्वायरमेंट कैसा था, उनका मेंटल हेल्थ कैसा था, ये सारी चीजें मिल करके एक कंडीशन डेवलप करता है जो ऑटिज्म को स्टार्ट करता है। और एक समझो आप, जो अपने यहाँ उन्माद चिकित्सा में हम लोग जाके पढ़ते हैं, अपस्मार में पढ़ते हैं कि परुषित अन्न से, जूठा अन्न से,
का जो सेवन करना है या बासी अन्न का सेवन करना है, ये सभी कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। तो ये जो अभी ये चीजें, बासी चीजें खाना, फर्मेंटेड फूड खाना, जो दोषों को विकृत करता है, यानी शुक्र शोणित का जिस समय संबंध बन रहा है, उस समय में जो शुक्र और शोणित का संबंध और उसमें जो प्रकृति या दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहा, वो डिसाइड करने लगता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम बन सकती है या नहीं बन सकती, और फिर इसका ट्रीटमेंट। या बच्चा नॉर्मल जन्म हुआ, नॉर्मल जन्म होने के बाद उसको किसी तरह का व्याधि या जो बाल ग्रह बोलते हैं या जो इन्फेक्शन है, इस तरह की चीजें होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यानी बेसिकली समझो आप, तो दूषित विष और शीत अन्न यानी उन्माद के हेतु, गर्भावस्था में मदर का जो लाइफस्टाइल है उसमें हो सकता है कि बहुत दुख रहा हो, बहुत कष्ट रहा हो, तो वो सारी चीजें, या स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी रहा हो, वो सारी चीजें, जेनेटिकल फैक्टर हो, ये सारी चीजें मिल करके इस व्याधि को जनरेट करती ओके सर। सर, आयुर्वेद में अगर ऑटिज्म को कोरिलेट करना है तो हम आयुर्वेद में कैसे समझें ऑटिज्म? हाँ, आयुर्वेद में आपको ऑटिज्म को यदि समझना है तो जैसा आयुर्वेद बताएगा कि बीमारी के नाम का कोई महत्व तो होता नहीं है। दोषों का और धातु और मल, इन सबों का समूर्छना और इनकी स्थिति को देख करके आपको चिकित्सा में प्रयोग करना होता है। तो इन बीमारियों में जब बच्चे हम लोगों के पास आते हैं तो इनके क्या लक्षण आ रहे हैं, लक्षण को जैसे हम लोगों ने बेसिकली कैटेगराइज किया था, हम लोग कुछ उसके बेसिक लक्षण लिए थे, लेकिन इन लक्षणों में भी आपको वात पित्त कफ को समझना होता है कि भैया ये जो कंडीशन है वो किस तरह का है। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चा है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत रो रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है, कोई हल्का भी स्पर्श कर दिया तो एकदम से एग्रेसिव हो गया, वो बात की तरफ जा रहा है, तो वहां भी हमको अपने ट्रीटमेंट को वात पित्त कफ के फ्रेम में सेट कर देना होता है और तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि क्रियंता शीर्षीय है, क्रियंता सिद्धि शीर्षीय अध्याय, इन सभी अध्यायों में जो ट्रीटमेंट बताए गए हुए हैं हमारे जो वृक्क के लिए, बस्ती के लिए, हृदय के लिए या मस्तिष्क के लिए जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं, वो सारे फैक्टर भी इसमें होते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के दरमियान मदर को हैवी कॉन्स्टिपेशन है, हैवी उदावर्त बन रहा है, या उसका दूध डिस्टर्ब हो गया है और दूध का शोधन प्रॉपर नहीं हुआ, तो बच्चों में उदावर्त के लक्षण आते हैं और फिर वो कंडीशन डेवलप करता है वहां पर जो मानस विकार जनरेट करते हैं। तो हमारा समझ ऐसे होना चाहिए जैसे तो समझो कि जैसे हम एक बीमारी, हमारे पास ऑटिज्म या कुछ भी आ रहा है, तो हमें हर एक एंगल्स देखना है, अग्नि देख लेना है, दोष देख लेना है, धातु देख लेना है, उनका फैमिली हिस्ट्री देख लेना है, उनके सारे कंडीशंस देखने हैं और इन सब चीजों को मिला करके चलना है। पर मेरे अनुभव में प्रेगनेंसी के दरमियान यदि हस्बैंड वाइफ का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा, कलेश ज्यादा हुआ उन लोगों के, या स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी बनी रही, या बहुत ज्यादा ड्रग्ड किया गया प्रेगनेंसी के लिए, बहुत सारे हार्मोन्स के यूज किए गए प्रेगनेंसी के लिए, तो ये बीमारी उसमें आती है और अपना स्वरूप ले लेती है। तो ये ध्यान रखना है और फिर दैव एक अपना फैक्टर है ही, इस पर ध्यान देना चाहिए। ओके सर। और सर, जैसे हम हर पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि फाइनली क्या ये आयुर्वेद से क्योरेबल है, क्योंकि पॉडकास्ट का टॉपिक ये साध्य है। तो अगर हमें आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट करना है तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सर ऑटिज्म का? देखिए, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है कि व्याधि का स्वभाव ही याप्य है, ठीक है। अब आयुर्वेद से हमें ट्रीटमेंट करना है और हमें ऐसा जीवन देना है कि वो व्यक्ति नॉर्मल स्कूल में पढ़े, नॉर्मल समाज में रहे और अपने जीवन को ठीक तरीके से चला पाए। तो इसके लिए अब वैद्य को और उसके मदर फादर को कमर कसना होगा। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन या 2 महीने में आपको रिजल्ट आने वाला है। ये धीरे धीरे विकास यात्रा है, यानी आपको 2 साल भी लग सकता है समय, 5 साल भी लग सकता है और इससे ज्यादा भी समय लग सकता है ऑटिज्म को के बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ मैच कराने में। इसके बाद इनका मैच यदि हो जाता है तो भी मेरा ऐसा मानना है कि वाततापिक रसायन के तौर पर इनको मेद्य औषधियों की जरूरत हमेशा बनती है। पर हाँ, इतना तो जरूर है कि इन बच्चों को आप इस फ्रेम में आप ला सकते हो, नॉर्मल बच्चों के साथ इनको आप रख सकते हो।
ये स्थिति बन जाती है। यदि बहुत एक्सट्रीम, बहुत एकदम दैव दुर्भाग्य के साथ में खड़ा है तो फिर तो अलग बात है, नहीं तो जनरली बच्चे जो हैं वो आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद 2-3 साल के अंदर नॉर्मल बच्चों के जैसे होने लगते हैं। और इसमें उनके आसपास की सोसाइटी, मदर फादर का रोल, आयुर्वेदिक दवाइयों का रोल और साथ लगे रहने का जो परसिवरेंस है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये साध्य होता है, ये काफी हद तक क्योर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। सर जैसा आप डिस्कस कर रहे थे निदान के बारे में, तो क्या इसमें कर्मज एक फैक्टर हो सकता है निदान में? देखिए स्वास्थ्य जो है वो आत्मज भाव है, ठीक है। तो पूर्व के कर्म, जो पूर्व व्याधि, जैसे वो बोला गया दैव चिकित्सा में ना कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूप है, तो वो भी एक फैक्टर है। शुक्र शोणित का संबंध होते समय जो जेनेटिकल एरर आ गया वो भी एक कारण है। और इसके साथ साथ जो बाकी दोषों की उसमें विकृतियां बनी वो एक फैक्टर बना। तो ये सारे फैक्टर जो आपके एक साथ मिलते हैं, कई बार सारे एक साथ एक ही व्यक्ति में मिल जाएंगे, यानी उनका दैव भी खराब है, उनका आपका जेनेटिकल एरर भी आ रहा है और ये सब चीजें बनी हुई हैं, तो वो केसेस थोड़े कठिन हो जाते हैं। पर लगे रहने से हर केसेस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इसमें आयुर्वेद का आपको हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए। केवल युक्ति व्यापार नहीं ठीक कर सकता, केवल पंचकर्म नहीं ठीक कर सकता, इसमें आपको सारी चीजें लेकर चलनी होंगी, तब ये बच्चा आपका नॉर्मल हो पाता है। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तो उसमें फिर एक देव विपाश्रय का भी एंगल आ जाता है। तो क्या इस डिजीज में स्पेसिफिकली देव विपाश्रय का इफेक्ट देखने को मिल सकता है? अब बिल्कुल मिलता है। अब देखो, आप जैसे हम लोग बालग्रह चैप्टर निकालते हैं, वहां लक्षण दिए हुए हैं, शकुनी के ये लक्षण, इसके ये लक्षण, उसके वो लक्षण। कई बार क्या होता है कि इन चैप्टर्स को हम लोग केवल एग्जाम पास करने के लिए, या यदि पीजी का एग्जाम नहीं होता आयुर्वेद जगत में तो शायद इन चैप्टर्स को लोग पढ़ता भी नहीं। दुर्भाग्य से क्वेश्चन वहां से बनते हैं, इसलिए लोग याद करता है। तो उनके लक्षण भी हमें देख लेने होते हैं कि क्या उनसे किसी से मैच तो नहीं कर रहा। और दैव का फैक्टर तो इसमें 100% रहता है बिना मंत्र चिकित्सा के। जैसे चंद्रमा मनसो जातः कहा गया है कि मन का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध औषधियों से है, और चंद्रमा जो है मस्तिष्क का कारक है, और चंद्रमा का द्रव्य क्या है, औषधि है, पलाश। तो पलाश धारण करने से मेधा की वृद्धि होती है। अब जो बच्चों का स्मृति नाश हो गया है, या ऑटिज्म का पेशेंट है, या कोई भी ऐसा डिजीज जिसमें कि उसका मन विकृत हो रहा है, तो उस बच्चे को पलाश का जो मूल है या पलाश का जो डंठल है ये धारण करने के लिए देना चाहिए, या फिर उसके बॉडी पे उसको बांधना चाहिए, यानी स्पर्श कराना चाहिए। प्रभावज गुण से वो अपना काम करता है, और हर सोमवार के बाद उसको बदल देना चाहिए। इस तरीके से कराने पर भी उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। फिर आप देखना एक वो है अस्वस्थ जो पेड़ है, यानी पीपल का जो पेड़ है, उसमें बोला गया है कि अग्नि का वास है। और पीपल के पत्ते को एक पत्तल बनाओ, एक थाली बनाओ, और उस पर गरम चावल, दाल, घी वगैरह खिलाने पर भी मेधा का वृद्धि होता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, आपको रविवार को कराना है, ऐसे कराना है, ये कराने से रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाते हैं और इसके फायदे होते हैं। और इसके साथ साथ जैसे देव का पार्ट हम लोग कर रहे हैं, मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। अब जैसे आपको उदाहरण देते हैं, आप समझो गोविंदा एक हीरो है, आप सभी लोग जानते हैं। गोविंदा का प्रॉपर इंटरव्यू है रजत शर्मा के शो में, आप देखना, आप लोग जाकर। बोलता है कि उसको सीजर की प्रॉब्लम थी, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर उसने गायत्री उपासना किया और उसको प्रॉब्लम ठीक हो गया। उसने कई मंचों पर जाकर के अपने आप को ये बातें उसने बोली, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सबके पास अवेलेबल। यानी कि मंत्र का भी रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। और इसके साथ साथ हम चूंकि एज अ काय चिकित्सक बैठते हैं, तो हमें अग्नि पर भी ध्यान देना है। अब मॉडर्न का डाइजेशन अलग चलता है, उनका है कि पेंटोप्राजोल दे दो बस ठीक, एक एंजाइम दे दो, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, ऐसा चलता है। बट आयुर्वेद का है कि नहीं भैया, हमारा जो अग्नि है वो वहां पे समान वायु है, वहां पे पित्त धरा कला है, पित्त धरा कला के पास मतलब मज्जा धरा कला वहां पे है। मज्जा मतलब कि ब्रेन के टिश्यूज कहाँ बनते हैं, तो हमारे ग्रहणी में बनते हैं। आप उस मैकेनिज्म को समझो। अब ग्रहणी को यदि हम ठीक कर रहे हैं तो ब्रेन का पोषण ठीक हो रहा है, यानी हमें अग्नि की भी चिकित्सा वहां पर करनी है। और
आपको वहां पे पित्त धारा कला ठीक करना होगा, मज्जा धारा कला ठीक करना होगा, रक्त धातु को ठीक करना होगा। ये सारा आप यदि काम करते हो और बार बार वहां पे आप औषधियों का प्रयोग करके जो मानस पर एक्ट करने वाली दवाइयां हैं, जो उसके लक्षणों को मैच कर रहा है, वो सब कुछ देने के बाद इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। ना केवल दैव के भरोसे छोड़ना है, ना केवल युक्ति के भरोसे छोड़ना है, इसमें प्रॉपर हॉलिस्टिक यदि अप्रोच आप लोगे तो ये बीमारी ठीक होती है। एक के भरोसे नहीं ठीक हो पाता है। ठीक है। फिर आपने अग्नि की बात की और हमने भी सुना है कि सारी जो डिजीजेस होती है वो मंद अग्नि के थ्रू ही होती है। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैद्य का कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है किसी को और वो ट्रीट करना है तो उसमें अग्नि का क्या रोल है और हम एक्चुअली में उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं सर? ओके, थोड़ा सा मैं पहले अभी ऑटिज्म की अग्नि पे बात करता हूँ, फिर मैं गॉल ब्लैडर पे चलता हूँ। तो अभी क्या है कि जो पेशेंट हमारे पास ऑटिज्म का आया बच्चा, इसके अग्नि को ठीक करना है। तो अग्नि को ठीक करने के लिए अग्निधारा कला पे हम काम कर रहे हैं, मज्जाधारा कला पे काम कर रहे हैं, रक्त धातु पर काम कर रहे हैं, ये सब तो हम लोग करेंगे चिकित्सा में। अब आप समझो कि उसके आहार का एक बड़ा पोर्शन है कि आहार कैसा देना है। तो इसमें पेशेंट को हमेशा हमें सात्विक आहार देना होता है। सात्विक क्यों देना है? क्योंकि सत्व मन का गुण है। स्मृति आपका जो है वो अग्नि के समान होता है। अग्नि के जो है उससे आपका संबंध बनता है और अग्नि हमारा वैश्वानर रूप में पेट में पड़ा हुआ है, यानी कि पेट की अग्नि को हम ठीक करते हैं तो हमारे स्मृति को अच्छा कर देगा, हमारी मेमोरी को अच्छा कर देगा। तो अग्नि पर काम करना है। इसके बाद आपको औषधि कैसे देना है? तो बच्चा है और दवाइयां यदि प्रॉपर नहीं दे पा रहे तो खाने में मिलाकर उस तरीके से आपको देना चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मानस पर काम करने के लिए, ब्रेन पर काम करने के लिए, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या मानस प्रॉब्लम हो, हमें ग्रहणी को ठीक करने के साथ साथ बस्ती चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें हमें बस्ती चिकित्सा करना है। और बच्चों में क्या होता है कि स्वभाव से ही कफ का वर्धन होता है। बच्चे का जन्म से 12 वर्ष तक क्या है, कफ का काल होता है। और इसमें आप चिकित्सा करोगे तो अब ऐसा नहीं करना है कि मधुर अम्ल लगातार दे रहे, मधुर मधुर रस देने लगे कि माथे के अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर हमको बात का समन करना है, उस चक्कर से मंदाग्नि स्टार्ट हो जाए। तो ये ध्यान रखना है कि अग्नि संवर्धन करना है कि पेशेंट के अंदर मंदाग्नि न हो। और जब ये ट्रीटमेंट आप लोग कर लोगे तो फिर इसके बहुत सारे कल्प हैं, कल्पों का प्रयोग करके आप इसको ठीक कर सकते हो और वहां वो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं बनती। अब आपका अगला जो क्वेश्चन था कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, देखिए आजकल तो 2-3 महीने के बच्चों में भी हमको जीबी स्टोन देखने को मिला है। बच्चों में, एकदम छोटा इन्फेंट बच्चे में, बड़ों में तो मिल ही रहा है। क्यों होता है ये और ये बीमारी है क्या? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में बीमारी के नाम से नहीं मिलता। आयुर्वेद में से हम लोग बोलते हैं पित्तास्मरी, बट पित्तास्मरी का लक्षण गॉल ब्लैडर स्टोन में बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, आप लक्षण मिलाकर देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। और यदि आप ट्रीटमेंट यूज करना भी स्टार्ट कर दो तो लाभ नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि जो हम लोग वाता जस्मरी, पित्त जस्मरी, कफ जस्मरी देखते हैं वो ये नहीं। तो क्या है संप्राप्ति इसकी? तो इसकी संप्राप्ति आप ऐसे समझो कि पित्त का स्थान है, वहां पर कफ को वात ने रुक्ष गुण से सुखा दिया और सुखाने वहां पर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कफ और पित्त में स्नेह गुण है, कफ में स्निग्ध गुण है, इसको वात ने रुक्षता कर दिया। अब ये रुक्षता आएगा क्यों? तो वेग धारण से आ सकता है, गलत आहार विहार से आ सकता है, चिंता शोक भयात वायु से आ सकता है, रात्रि जागरण से आ सकता है। इस तरह के तमाम कारण हैं जिन कारणों से वात बढ़ेगा तो रुक्षता क्रिएट करेगा और वहां पे स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो आप जब रुद्धपद कामला पढ़ोगे तो रुद्धपद कामला में भी ऐसा ही है कि वहां पे क्या है कि ये स्टोन बनेगा और आकर यदि सीवीडी को ब्लॉक करता है तो तिल पिष्ट सन्निभम, मतलब कि तिल को पीसा जाए और जो चटनी बनता है उस तरह का मल पेशेंट का होगा। ये कब होगा? जब वो आके सीवीडी को ब्लॉक कर रहा है, बट अभी तो ब्लॉक किया नहीं है, यानी संप्राप्ति मेरी उसी राह पर है। तो हमें ट्रीट करना है। तो ट्रीट करने के लिए हमें कैसी औषधि लेनी होगी? उन औषधियों का चयन करना होगा
जो बात की रुक्षता को कम करे, कफ और पित्त को वहां पर बढ़ाए और बढ़ाकर उसका विलयन कर दे। ठीक है, तो अब वहां पर जैसे त्रियंत्यादि कषायम है, कुलत्यादि कषायम है, सप्तसार कषायम है, ये सारी कषाय जो औषधियां हैं, इनका आप अपने काढ़े का प्रयोग वहां पर आप कर सकती हैं। साथ ही अपामार्ग चूर्ण है, या आप अष्टांग हृदय में देखोगे तो आएगा त्रिकटु और अम्ल रस, यानी नींबू निचोड़ करके पानी में लो और त्रिकटु के साथ उसका सेवन करो। लॉन्ग टर्म तक सेवन करिएगा तो ब्रेक होता है। और सारे जीबी स्टोन में आपके कुटकी का रोल बहुत जबरदस्त है, तो कुटकी का प्रयोग करना होता है। 42 mm, 45 mm, 50 mm तक के स्टोन डिजोल्व हो जाते हैं, 1.5 से 2 साल का समय लगता है और उसमें उसको फायदा होता है। ठीक है, अब इसके बाद से रहा है कंडीशंस जो पेशेंट का बनता है, उसके हिसाब से आपको और औषधियों की जरूरत है। जैसे किसी को एसिडिटी बहुत बन रहा है, सामावस्था है, तो शेखर ऐड कर दिए। किसी में आपको आरोग्यवर्धनी ऐड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें वहां पे करनी होगी और आपके गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो डिजोल्व हो जाता है। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना है कि मृदु रेचन बार बार कराना होता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन लंबे समय तक पड़ता है तो वो कैंसरस होने के भी चांसेस बनते हैं कि वो कैंसरस ना हो जाए। तो कैंसरस से यदि आप मतलब रहे हो और लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें पेशेंट को यदि आप बचाना चाहते हो कि सीए की तरफ संप्राप्ति न जाए, तो नित्य रेचन कराइए उसका। तो ये आप वहां पर एरंड वृक्ष हरित की या एरंड तेल, इस तरह की कोई भी एक स्नेही रेचन उसको नित्य दीजिए। और कुटकी चुकी पड़ा हुआ है तो पित्त का रेचन ऑलरेडी करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कैंसर की प्रॉब्लम नहीं बनेगी और ये चला जाएगा। जिस समय पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द बन गया, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वैसे केसेस में स्वर्ण सूत शेखर, ताम्र भस्म, इन दोनों को योग करके दीजिए। मधु के साथ दे सकती हैं, करेले के सरस के साथ दे सकती हैं। और स्टोन बहुत बड़ा है तो वहां पे आप ताल मखाना जिसको बोलते हैं, कोकिलाक्ष, इसका छाल, पत्तिकर, कुटकी, अमलतास, इन सबों के साथ मिलाकर आप दोगे तो वो वहां पर पेन को 2 से 3 दिनों में कम कर देगा। इसके बाद आप जलों का उच्चारण करें, जहां पर आपका जीफी स्टर्नम के नीचे या आपका लीवर वाले एरिया में आप जलों का उच्चारण करें। इससे पेशेंट का सिम्टम्स चला जाता है। पेशेंट जब एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा तो आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और इस तरीके से ही आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू देना होगा, उससे पेशेंट को फायदा हो जाता है। आपका शायद कैमरा ऑफ हो गया। जी सर बोला जाए। जी सर, जैसे आपने कहा छोटे बच्चों में भी स्टोन्स की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है और ऑटिज्म भी अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो क्या इसमें गर्भ संस्कार का कोई रोल हो सकता है या उसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या इन दोनों ही कंडीशंस को? 100% गर्भ संस्कार तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और खास करके और लोग करे ना करे, जितने वैद्य हैं, वैद्य के जानने वाले हैं, इन सबों को तो जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए खुद के केसेस में तो निश्चित करके। क्योंकि रस धातु मोस्टली हमारे खान पान से बिगड़ा रह रहा है। रस धातु बिगड़ गया और इसके साथ साथ रस धातु बिगड़ा हुआ है, इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि चिंता, शोक, भय वगैरह बना हुआ है। कंपनी का प्रेशर है, प्राइवेट जॉब में तो प्राइवेट जॉब का प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, और यदि अपना प्रैक्टिस कर रहा है तो इसमें धन आगमन का। और ये सारा काम होने कब वाला है? जब व्यक्ति पढ़ करके निकलता है, यानी 25, 26, 27 की आयु में है और 30-35 तक के बीच में सबसे ज्यादा खींचातानी रहता है उसके जीवन में। तो यहाँ गर्भ संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शुक्र अच्छा, शोणित अच्छा, इन दोनों का संबंध अच्छा हुआ, गर्भाशय शुद्धि रही, तो आप सारे जेनेटिकल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हो, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो एक तो ये है। और जब आप गर्भ संस्कार कर रहे हो, जो 2-3 महीने आप पहले से आप जो प्लानिंग करते हो, इसमें सारा वो आध्यात्मिक जो एंटिटी है, जो आहार शास्त्र है, जो सात्विक भोजन है, सारी चीजें जब ऐड हो जाती हैं, तो जो बच्चा होगा वो भी वीर्यवान होगा, आपका हेल्दी होगा,
अच्छे मेधा शक्ति के साथ होगा, और ये सब जो ऑटिज्म है या जो भी डिजीजेज हैं इससे फ्री होगा। तो जब बच्चा स्वस्थ है, निरोग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए गर्भ संस्कार जरूर करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि हर एक केसेस में आप करवाओ, और प्रिवेंशन के लिए तो बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, थैंक यू सर। और अभी जितने भी वैद्यों को कोई भी अगर क्वेश्चन है तो 15 मिनट्स वी हैव फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अपना माइक चाहे तो अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन वन बाय वन आप पुट कर सकते हैं। हेलो हाँ जी, सर, मैं डॉक्टर नीलम बोल रही हूँ कर्नाटक से। एक्चुअली मेरा बेबी ऑटिस्टिक है सर। जी। जब वो 18 मंथ का था तब डायग्नोसिस हुआ था, तो हमने MRI वगैरह EEG वगैरह सब किया था सर। तो उसमें तो कुछ नहीं, ऐसा एब्नॉर्मलिटी नहीं दिखी थी। तो आयुर्वेद में एलोपैथी की स्टार्टिंग में मैंने ट्रीटमेंट ली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, कुछ सेडेटिव वगैरह रखे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था कि ऑटिज्म में क्या है कैसा है। उसका आई कांटेक्ट नहीं था, वो रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं था। तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। तो अब से 1 साल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट है सर। मतलब दीपन पाचन चल रहा है, और नाइट को मैद्य रसायन वगैरह ब्राह्मी वगैरह देती हूँ सर, और बस्ती भी देती हूँ। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन है कि हम 4 साल के बच्चे में बस्ती दे सकते हैं क्या? तो टिकटक शीर बस्ती का यूज कर सकते हैं क्या? एक वाकया बताते हैं आपको। श्रीधर कस्तूरे सर, सभी जानते हैं शायद, जो पंचकर्म से संबंधित हैं। और पूज्य राणा जोशी सर का एक वाकया था कि सर दोनों लोग साथ में ही थे, और जोशी सर जो थे वो श्रीधर कस्तूरे सर के घर गए हुए थे। उनके यहाँ उनका एक पोता, यानी कि बेटे का बेटा था, और वो 8 महीने 9 महीने का बच्चा था मात्र। और वो रात को एकदम से क्राई करना स्टार्ट कर दिया, बहुत गंदे तरीके से। अब एकदम से घबराहट हुआ तो कहा कि हॉस्पिटल लेके चला जाए, ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। तो नाना जी उस 9 महीने के बच्चे का पेट को चेक किए, देखें कि हाँ ये आटोपाध्यमान जैसी स्थिति है। उन्होंने उस समय उसको खोबरा यानी नारियल के तेल का बस्ती दिया, और बच्चा 10 मिनट के अंदर रिलीफ आ गया। तो 8 महीने का बच्चा हो, 90 साल का आदमी हो, आप बस्ती दे सकती हैं। मात्रा बस्ती, टिकटक बस्ती में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी डिजीज हो उसमें आप दे सकती हैं। द्रव्य का चयन करना आपके हाथ में है, और एकदम निश्चिंत होकर करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो Yes. कोई भी डिजीज हो, कोई भी अवस्था हो, बस्ती से भागना नहीं है। हाँ, यदि आप क्लासिकल बस्ती नहीं दे पा रही तो मात्रा बस्ती तो दीजिए ही दीजिए, और वो आपको फायदा करने वाला है। ठीक है, कौन सा द्रव्य चयन कर रही हैं आप अपने बच्चे के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। और सात्विक आहार का बोले तो सर वो खाली राइस उतना ही खाता है, मतलब कोई स्वीट नहीं उसको अच्छा लगता है। मतलब चपाती रहो, ये कुछ खाता नहीं है सर, खाली राइस पे के ऊपर ही रहता है वो। अगर कुछ खिलाने का प्रयास करे तो वो भी नहीं खाता सर। जो स्वर्ण वच वाला जो स्वर्ण और वच का जो कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है अपना स्वर्ण प्राशन, वो बच्चे को स्टार्ट करिए। और साथ में अष्टमंगल घृत और महागंधक, ये दोनों द्रव्य जो है ऑटिज्म बहुत रिजल्ट देता है, इसको आप यूज करिए। तो आई होप कि आपको फायदा होगा। ओके सर, मैं बाद में आपको कांटेक्ट करूंगी सर। ठीक, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। आपने सर अभी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताया था कि सर बच्चे में भी हो सकता है, जो इन्फेंट होते हैं उनमें भी हो सकता है। सर उनमें कैसे होगा सर? वो तो सर मूत्र वेग को सर नहीं रोक सकते, या फिर रात्रि जागरण भी नहीं कर सकते सर, तो ऐसे कैसे? छोटे बच्चों में अर्श होता है ना, सहज अर्श। ठीक है, तो वैसे जो मदर है, यदि उसका खान पान गड़बड़ जा रहा है तो बच्चों में दोष प्रकोप कर देगा, स्तन्य दृष्टि से दोष प्रकोप हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि पूर्व के यदि कोई कर्म है तो कर्म के स्वभाव से भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ओके सर। छोटे बच्चों सर में एक बार छोटे बच्चों में कामला का केस तो खूब देखने को मिलता है। अब बताओ वो बच्चा कौन सा तिक्त और कटु और विदाही अन्न का सेवन करता है? माँ का दूध पीने वाला बच्चा
जन्म हुए 5 दिन नहीं हुआ उसको बिलिरुबिन उसका बढ़ गया, उसका रिपोर्ट सब एबनॉर्मल हो गए, उसको पीलिया या जॉन्डिस या इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन वहां पे आपको आ सकता है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ एक ही यही हेतु है। ओके सर एक बार निदान परिवर्जन और उसका डाइट और ऑटिज्म में क्या तत्वावजयी चिकित्सा कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन, एक बार सिर्फ समराइज कर दीजिए ना सर। निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन के लिए सबसे पहला है प्रेगनेंसी से पूर्व। ठीक है, यदि घर में इस तरह की हिस्ट्री दिख रही है कि हाँ ऑटिज्म दिख रहा है तो, या नहीं दिखे तो प्रजा स्थापन के पूर्व पंचकर्म शोधन होना चाहिए, बीज शुद्धि होना चाहिए और गर्भाधान होना चाहिए। फिर अपना जो आयुर्वेदिक आपका मासिक चर्या है वो कराना चाहिए। ये हो गया। बच्चा है उसको प्रिवेंशन के लिए आप स्वर्ण प्राशन स्टार्ट करो इमीडिएट। कोई भी नॉर्मल बच्चा हो या एबनॉर्मल बच्चा हो, आप उसमें करना स्टार्ट करो। आहार में जो माता के स्तन्य का शोधन करना है वो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑटिज्म आपके पास जब लक्षण लेकर आएगा तो हो सकता है कि आपका बच्चा 6 महीने 8 महीने या साल भर का हो, या इससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये बेसिक चीजें थी जो सबको करना है। अब इसके बाद से आया कि ऑटिज्म डायग्नोस हो गया तो क्या करें। तो ऑटिज्म डायग्नोस हो गया तो हमें बार बार हर बार ध्यान देना है कि इसका अग्नि ना बिगड़े। अग्नि ना बिगड़े इसके लिए आप वहां पर जो भी अब बच्चे का देश काल बल के अनुसार आप वहां पर मेडिसिन स्टार्ट करना होगा कि अग्नि दुष्टि ना हो। और अग्नि को सपोर्ट करने वाला जो अपने पास यवागु कल्पना में जाकर के आप देखें जो बच्चे के लिए सुटेबल है वो यवागु स्टार्ट करें, ताकि अग्नि संरक्षण होता रहे। और फिर वहां से हमें औषधि को चयन करना है। औषधि देते समय में ये ध्यान रखना है कि उन औषधियों का प्रयोग नहीं करना है जो बहुत कटु और तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, और वच का प्रयोग हमेशा करना होता है क्योंकि वो संज्ञा स्थापन है और पेशेंट के लिए मेद्य भी होता है। और जब पेशेंट का जैसे जानतो द्रव्य जितने हैं, जैसे घी है पशु से पाया जाता है, तो उसका एसिमिलेशन अच्छा होता है। तो अभ्यंग, अच्छा अभ्यंग करते समय में आप ध्यान रखो कि बच्चे का अभ्यंग तो है ही, सिरो पीछू जरूर करना चाहिए। ट्रेडिशनल पहले के समय में जो मदर हुआ करती थी वो बच्चे के हमेशा इसको जो ये फ्रंटाइल है यहाँ पर हमेशा ऑयल लगा के ही रखती थी। अब बंद हो गया है ये प्रक्रिया, लेकिन आप अपने यदि किसी ऑटिज्म पेशेंट है तो उसमें यहाँ पे घी लगाने के लिए बोलो, वहां पे घी लगवाओ, तेल लगवाओ, मित्र तेल जो भी अपने पास है वो, जैसे महापैशासिक घृत है, महाकल्याणक घृत है, ये आप सिर में लगाने के लिए दीजिए बच्चे को। उससे अभ्यंग भी करा सकते हैं, ऑयल से भी करा सकते हैं, तो घी से थोड़ा फायदा ज्यादा जल्दी आता है, ये ध्यान रखना है। फिर मेडिकेशंस की बात आती है, तो मेडिकेशंस में जैसा अवस्था रहा, आम का पाचन करना, अग्नि संरक्षण करना, ये सारी स्थिति आप लोग जानते हैं। डिटेल में कभी मौका मिले तो हम लोग बात करेंगे। और अष्टमंगल घृत है, महागंधक घृत है, सॉरी महागंधक रसायन है, ये सब जो द्रव्य हैं ये सब आप प्रयोग करो वहां पर तो लाभ होता है। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन है कि यदि बच्चा बहुत एग्रेसिव है, मतलब एकदम पूरा घर का लोग दुखी हुआ पड़ा है कि बात ही नहीं सुनता किसी का, बात ही नहीं मानता किसी का, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत बेचैन, एकदम जो वातज उन्माद का टिपिकल प्रेजेंटेशन है वैसा बच्चों में दिखे, कोई उसका तरफ ऐसे देख दिया एक बार या उसका कोई सामान छू दिया तो बच्चा एकदम घर उठा ले रहा है सिर पर, यदि वैसी स्थिति बनती है तो इसमें एक कॉम्बिनेशन यूज कराना चाहिए। आप लोग रिकॉर्डिंग इसकी आएगी तो आप लोग नोट कर लेना, या अभी आप लोग नोट कर सकते हैं। उसमें होता है काली सारीबा, जो कृष्ण सारीबा होता है वो, अनंत मूल, मुलेठी, निशोथ, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और आंवला, इन सबों का क्वाथ बनाइए। और क्वाथ बच्चा ले पाता है तो बस्ती लगाइए। ठीक है, सस्नेह निरूह के तौर पर इसका बस्ती दीजिए बच्चे को। बच्चे को बस्ती कितना देना है वो उसके आयु वय के अनुसार आप निर्धारित करोगे, डोजेस उसके अकॉर्डिंग निर्धारित करोगे। लेकिन यदि ये देना स्टार्ट करिएगा तो लगभग 15-20 दिन के बाद बच्चा कूल डाउन होने लगता है, जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कम होने लगता है और उसको फायदा होता है। ठीक है, अभ्यंग के लिए सुरवल्लभ तेल, इसका रेफरेंस आपको वैसे रत्नावली में मिल जाएगा, उसका आप प्रयोग कराओ तो फिर वहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
हेलो। सर। जी हेलो सर। सर, बोला जाए। हेलो जी सर। सर, एक मेरे पास जो है 3.5 साल का बच्चा है ऑटिज्म का, और उसका जो बिहेवियर है सर थोड़ा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पहले ज़्यादा था। अभी हम उसको रेगुलरली शिरो पिच्चू कर रहे थे ब्रह्मी घृत से, और वस्ती सब दे रहे थे। तो उसका जो अग्नि है वो काफ़ी तीक्ष्ण है, मतलब बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा रहती है कि हर समय उसको जो है कुछ खाने के लिए चाहिए। तो 3.5 साल का बच्चा है सर, थोड़ा सा तो मुझे उसको 2 मंथ्स हो गए हैं अभी रेगुलरली उसका जो शिरो पिच्चू चल रहा है, बट हम उसमें क्या कर सकते हैं सर रिजल्ट के लिए जल्दी? मैंने इसका ट्रीटमेंट आपको ही बताया जस्ट थोड़ी देर पहले जी कि आप कौन कौन से द्रव्य का प्रयोग करें, किस तरीके से करें, इसको आप फॉलो करें। और जी इसमें आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में फायदा ना देखें। हाँ, एक चीज जी ध्यान जी। रखना है कि जैसे जनरली लोग स्वर्ण ब्राह्मी यूज करते हैं, तो स्वर्ण ब्राह्मी देने पर बच्चा कई बार एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, एकदम उसके ओके। अंदर एग्रेसिवनेस दिखेगा, तो संज्ञा स्थापन करना उसका काम है, तो वो अपना करता है, तो बच्चा थोड़ा रिएक्टिव होता है। यदि इस तरह का द्रव्य आप जी यूज कर रही हैं तो उसको अल्टरनेट डे कर दें। और ब्राह्मी, जटामांसी और सॉरी खुरासाइन अजवाइन, जिसको फारसी अजवाइन बोलते हैं वो, और आपका जटामांसी और अश्वगंधा, इसका काढ़ा बनाकर बच्चे को आप या तो ओरली या आप एनल के थ्रू आप उसको दीजिए, तो केवल जी प्रॉब्लम्स जो आपके हैं वो कम होने लगेंगे और उसमें रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ठीक है। जी जी सर, जैसे उसका भूख ज़्यादा है हाँ बच्चे का, देखो तो उसमें उससे उसमें कोई क्या इशू है, नहीं? इशू जी नहीं है वो। और ऐसे केसेस में आपको मृदुलेशन बार बार करना होता है। ठीक है, तो जी अग्नि का ध्यान रख करके मृदुलेशन करने के लिए आपको द्रव्य सिलेक्ट करना है और स्नेहिक मृदुलेशन कराना है। ठीक है। जी। वस्ती देते हुए भी मृदु विरेचन कराना है अगर हम रेगुलर उसको वस्ती देंगे सर? हाँ, रेगुलर बस्ती यदि आप दे रही हैं वहां पे, तो आपको ऐसे कल्प का प्रयोग करना है जो वात का अनुलोमन करता रहे वहाँ। ठीक है। जी, हर स्थिति मतलब में हर ऑटिज्म के स्कीम में। किसी भी केसेस में हमें वातानुलोमन कंपल्सरी है कि देना ही देना है। ठीक है। जी 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 जी। थैंक यू हेलो। सर। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते। ये एक पेशेंट है सर, 4 साल का बच्चा हो गया है, और उसको हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन रहता था पहले से, हम्म, और ऑटिज्म मैंने डायग्नोज किया था उसको। एग्रेसिव रहता है ज़्यादा, और अभी दूसरी बार इसको कन्वर्जेंस आया है आज। तो इसको हम्म, सर किस प्रकार से अप्रोच करेंगे? हाँ, इस केसेस में आपको नोटिस करना है कि कन्वर्जन दूसरी बार आया है, कितने दिनों पर आया है, ये इसको आप एक देख महीने लेना। से ज़्यादा हो गया सर समय है, पिछली एक बार जो महीने आया था। ज्यादा हो गया। हाँ। कृमि का लक्षण जरूर ध्यान दीजिएगा कन्वर्जन यदि वो आ रहा है तो। सर उसको ठीक है। विडेंगारिस्ट और जो दवाई चल रही है 15 दिन से। हम्म। आप उसमें विडंग जो तंडुल है, अपना रसायन अधिकरण में जो वर्णन किया गया है, ठीक है, जी। तो हेलो। उस विडंग तंडुल का प्रयोग आप बच्चे को कराइए घृत के साथ में, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और साथ में यदि बहुत ज्यादा ऑटिज्म में अब किस तरह के प्रॉपर लक्षण बन रहे हैं एक बार आप मुझे बताइए, और बस्ती चिकित्सा इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए उसको, तो आप उसको कंट्रोल कर लीजिएगा। तिक्तक्षीर के साथ महापैशाचिक घृत वगैरह आप दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा। बाकी सर डिटेल के लिए आप मुझे शेयर करना, मैं फिर उसमें देखा जाएगा क्या करना, सर क्या कर तिक सकते क्षीर में द्रव्य कौन सा डालेंगे? हेलो सर। हैं। जी क्या बोले। तिक्त क्षीर में बस्ती में द्रव कौन से डालेंगे? हाँ, तिक्तक्षीर में गुड़ची, जी। चिरायता, यष्टि मधु, ये 3 द्रव्य आप ले लीजिए, और तीनों को तिक्तक्षीर बनाना है, और साथ में उसमें स्नेह के रूप में एक बार आप देख लेना पेशेंट के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट में नहीं देख रहा हूँ, महापैशाचिक या पंचगव्य, इसमें से कोई भी जो घृत उसको सूट करे या उसके कंडीशंस को मैच करे आप उसका प्रयोग करें। और विडंग तंडुल का प्रयोग करें, उससे पेशेंट को फायदा होता है। द्राक्षा वलय के साथ यदि आप विडंग तंडुल देते हैं तो बात का अनुलोमन बहुत अच्छे तरीके से होगा,
और आपका जो आक्षेप आना है वो बंद हो जाता है। ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। हेलो हाँ नमस्ते। सर, एक बच्चा है जो 18 साल का है। आपने जो बीजो दुष्टि और विद इन द प्रेगनेंसी स्ट्रेस टेंशन ये जो बोला, ये सभी वो बच्चे के माँ में था। हालांकि वो भी एलोपैथ डॉक्टर है। मैंने जैसा शुरू किया सुवर्ण प्राशन, वचा युक्त सुवर्ण प्राशन शुरू किया, तो उसका जो एग्रेसिवनेस था वो और बढ़ गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, 18 साल का अगर बच्चा है तो उसमें भी क्या यानी रिजल्ट पास दे सकते हैं क्या हम? पहली बात तो ये कि जब भी आप संज्ञा स्थापन द्रव्य का प्रयोग करिएगा, ठीक है, तो बच्चा हाँ। थोड़ा एग्रेसिव होगा। ठीक है, ओके। क्योंकि वो हाँ। ब्रेन के अंदर जा करके एकदम से न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हाँ। बिहेवियर चेंज होंगे, चाहे आप स्वर्ण ब्राह्मी दे दो, वचा दे दो, हिंगू दे दो, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, हाँ। तो ये ध्यान रखना, घबराने की बात नहीं है, वो अच्छा है, वो उसके लिए गुड साइन है। ठीक है। दूसरा हेलो हेलो दूसरा एक हाँ मिनट हेलो। पूछिए। हाँ सर, एक बोलिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद तो फिर दूसरा पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो वचन हाँ वाला सर। कंडीशन ये है। दूसरा, उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप अब आपका मेन फोकस जो होगा वो एक बार आप उसका एनाटॉमिकल चेंजेस वगैरह तो नहीं हो रहा, ये आप जांच करा लें, एमआरआई वगैरह कराकर देख लें। इसके बाद अभ्यंतर मेडिसिन में जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, अष्टमंगल घृत है और महागंधक। हाँ। महागंधक और अष्टमंगल का रेफरेंस आपको विशेष रत्नावली में मिल जाएगा, आप इसका प्रयोग कराएं तो इससे ओके। फर्क तो आएगा। बाकी कंडीशंस कैसा है क्या है वो डिटेल में देखने पर ही क्लियर हो पाएगा। तो बेसिकली आप जो सर, ट्रीटमेंट दे रही हो बच का, वो गलत नहीं है, वो सही है, और जो आप बता रहे हो कंडीशन वो भी होता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो सर तो अल्टरनेट डे करें और उसको हाँ। रजत जटामांसी योग के साथ अल्टरनेट कर दें। एक दिन रजत जटामांसी योग, एक दिन आप वच वाला दीजिए, ऐसा करके आप दीजिएगा तो वहाँ उसको फायदा होता है। ठीक है। ओके सर, उसमें देखा जाए तो फिजिकली वो अकेला घर में रह सकता है, बिल्डिंग के नीचे आके बच्चे खेलते हैं वो देख सकता है। खाली वो जब हाइपर हो जाता है मैम आप तब। इस केसेस में आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो थैंक यू। कंडीशन, ये कम से कम 15 मिनट समय लगेगा उस केस को समझने के लिए, तो मुझे लगता है कि ओके यहाँ सर। बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ओके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, सो वी हैव 15 more minutes for questions, तो जिनके भी क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस एक एक करके कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है वैद्य राजेंद्र सिंह जी का, सर राजस्थान से है। उनका क्वेश्चन है सर कि जो आप ऑलरेडी सेशन लेने वाले हैं उसमें 100 सीट्स फुल हो गई हैं, बट वो और उनके 6 और वैद्य हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं सर, तो आप जैसा आदेश करें वैसा होगा सर। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी दिया जाए। उन्होंने मुझे भी मैसेज किया था, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है। तो अभी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि छूटे हुए हैं, और हम लोग का चूंकि टारगेट ये होता है कि कम लड़के रहेंगे तो इंटरेक्टिव सेशन होगा, उनके जो पर्सनल केसेस हैं हम लोग ले पाते हैं, तो 100 का ही टारगेट था। बट कई लोग ऐसे हैं अपने जो कि छूटे हुए हैं, तो 30 सीट को हम लोगों ने फिर और बढ़ाया है। और इसमें आपका ये 6 लोगों को तो मैंने मैसेज कर दिया, हमें भी मैसेज किए थे, तो इन लोगों का तो ले लिया जाएगा, बाकी इसी तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शंस होना बहुत जरूरी है केसेस के लिए, और जब तक कोई भी मानस है क्लास में डाउट सेशन कंप्लीट ना कर पाए या चीजें ठीक तरीके से समय आप समझ ना पाओ, हमसे पूछ ना पाओ, तब तक मजा नहीं आता है चीजों को समझाने में। इसलिए सीट की लिमिटेशंस रहेंगी, पर कई लोगों को देख करके 30 सीट मैंने इंक्रीज किया है, जिसमें से कि ये 6 लोगों को मैंने अप्रूव कर दिया है। बाकी लड़के हैं जो वेटिंग में थे, उनको भी आप एडमिशन के लिए ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो। आई होप राजेंद्र जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो सर। जी बोलिए। हेलो हाँ जी मैम। सर, मैं वैद्य अंजलि शिंदे पूना से बात कर रही हूँ सर। सर मेरे ट्विंस बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं।
जो अभी के 5.5 साल के हैं, और दोनों को ऑटिज्म विथ ADHD हाइपर एक्टिविटी। ये डायग्नोज तकरीबन 1.25 से 2 के साल में हुआ है। ठीक है सर, उनका EEG, MRI, CT स्कैन वो सब कुछ नॉर्मल है, और अभी सिर्फ उनको थेरेपी बाकी जो है वो चालू है। और आयुर्वेदा में मैंने उनको सुवर्णबिंदु प्राशन दिया था, मेध्य रसायन भी दिए थे, जैसे शंखपुष्पी, वचा, पंचेंद्रिय वर्धक दिया था, ब्राह्मी घृत देती हूँ। लेकिन सर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जैसे कि अभी उनकी स्पीच नहीं है, डेवलप हुई है, हाइपर एक्टिव है, आई कांटेक्ट बहुत लेस है, एक जगह पे बैठते नहीं है, और जैसे कि नॉर्मल स्कूल में डाल के देखा तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, तो अभी उनको एक लर्निंग सेंटर है वहाँ पे डाला है मैंने। ओके। और ट्विंस है तो सर हैंडल करना बहुत ही ये होता है, उनकी हाइपर एक्टिविटी जो है वो लेस, मतलब कम नहीं होती है, एक जगह पे बैठते ही नहीं, तो कुछ नया कुछ सिखाना या फिर जो भी थेरेपी है, जो थेरेपिस्ट है उनको भी बहुत मुश्किल होता है सर। पृथुल एक शब्द आता है आयुर्वेद में, इसको चूड़ा बोलते हैं, दही चूड़ा वाला चूड़ा, पृथुल बोलते हैं संस्कृत में, और ब्रिटल राइस जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ब्रिटल राइस, और हाँ चूड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो इसको आप क्या करो कि पानी में फुला दो, पोहा, हाँ पोहा शब्द से शायद आप समझ जाओगे, पानी में फुला दो इसको, इसका पेस्ट बनाओ, और पेस्ट बना करके बच्चे के सिर पर लेप करवाइए, ठीक है। तो इससे उसका जो हाइपर एक्टिविटी है उसमें कमी आने लगेगा। और इसके साथ साथ में जो हरिद्रा, बम्बू और वचा का जो लेप है, ये आप बच्चे को यूज कराओ, यानी कि मस्तिष्क पर एक दिन पृथुल का लेप, और एक दिन आपको ये तीनों मिक्स करना है ना सर, हरिद्रा, वचा और बम्बू, जिसको बांस बोलते हैं, बम्बू, हाँ, इसका लेप एक दिन कराना है और एक दिन पृथुल का लेप कराना है, ठीक है। और इसके बाद से ज्योतिषमती जो तेल है, ज्योतिषमती जिसको मालकांगनी बोलते हैं, उसका तेल एक ड्रॉप देना स्टार्ट करो उसको दूध के साथ, ठीक है। बाकी स्वर्ण ब्राह्मी वगैरह आप दे रही हैं। अस्वस्थ वृक्ष का जो पत्तल है, जो पत्ता होगा उसका आप थाली जैसा बनाओ, उसमें बच्चे को खिलाओ खाना हर रविवार के रविवार। और इसके साथ हाँ पीपल का, ठीक है। और एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉम्बिनेशन बताया था आपको, काली शारीवा वाली, शायद आपको याद होगी, काली शारीवा अनंतमूल सर, हाँ वो पूरा डिटेल में, काली शारीवा, अनंतमूल, मुलेठी, निशोत्तर, बड़ी, हाँ छोटी और बड़ी इलायची है, आंवला, और कुछ मिस हो गया सर इसमें? रक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, जो छोड़ दिए, श्वेत चंदन, दोनों चंदन, श्वेत और रक्त, हाँ। इसका आप कॉम्बिनेशन बना करके बच्चे को ओरली ले पाए तो ठीक, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेट कर पाओ तो फिर बस्ती के थ्रू करो, ठीक है। ओरली दिए तो चलेगा सर? हाँ ओरल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बच्चा ले पाए तो। क्वाथवन की बस्ती बोला था ना सर आपने, उसका बस्ती बोला था ना? किसका? इसी का, इन चीजों का क्वाथ बना के, हाँ इनका क्वाथ बनाकर बस्ती भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें तो आई होप बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी एक बार आप उसका डिटेल हमें शेयर करें तो फिर उसमें देखा जाएगा आयुर्वेद से हम लोग क्या सर, आपको एक पर्सनल लेवल पे मैं आपको कॉल कर सकती हूँ सर? नहीं, आप ग्रुप में ऐड हूँ मैं, मुझे आप व्हाट्सएप करना, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी, हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ हरियाणा से सर। सर पहले भी आपसे 1-2 बार बात भी हुई है पर्सनली एसाइटिस के केस में। अभी मेरे पास एक बच्चा आता है, 7 साल का, ऑटिज्म का है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसकी स्पीच नहीं है बिल्कुल, और उसके माइलस्टोन थोड़े डिलेड थे। राइट नाउ उसका 2 महीने से मेरे पास ट्रीटमेंट कर रहा है। हाँ जी सर। टेंशन ना लीजिए, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं करिए, ठीक है। 1 महीने बाद आप एक्सीलेंट ट्रीटमेंट करना सीख जाओगे। जो अभी आप लोगों को डाउट्स बन रहे हैं ना कि इस केस में क्या कर लें, इस केस में क्या कर लें, मेरा बच्चा है या मेरे घर का बच्चा है, ये सारे कंप्लेन आप लोगों को आयुर्वेद में किस तरीके से ट्रीट होंगे, ये आप लोग को 1 महीने के बाद प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। रही बात की जहाँ डिले स्पीच है वहां पर अब एक बार देखना पड़ता है क्या एनाटॉमिकल टंग में या बकल कैविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, वो एक बार चेक करना होता है। और उसके बाद से मिमित्व और जो आपका उदान वायु, प्राण वायु, इन सब पे काम करना होगा आपको, तो रिजल्ट आते हैं, ठीक है। और कई बार विद्यकर्म वगैरह भी करने पड़ते हैं, ठीक है। सारस्वत चूर्ण वगैरह का प्रयोग करें तो वहाँ फायदा होता है।
और बाकी डिटेल के लिए आप प्रॉपर केस टेकिंग हो तो फिर मजा आए। ठीक है, कुछ बता पाना सही होगा। ठीक है सर, मैंने हेमवती की बच्चा तरह चूर्ण स्टार्ट है सर। ओके सर, थैंक यू, मैं बाद में हेमवती बचा अच्छा है, हेमवती बचा अच्छा है, आप प्रयोग कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट भी आपको आएगा आई हाँ। होप। सारस्वत चूर्ण का भी उसने प्रयोग वहाँ राम पे आप राम कर बोला है सकते सर, हैं। उसने राम अच्छा है ना, राम कुछ भी वर्ड राम बोला है राम, सर। अरे राम राम बोलना शुरू करे, तो धीरे धीरे हरे राम हरे कृष्ण सब बोलेगा, वो पूरा ब्रह्मांड बोलेगा। ठीक है, ठीक ओके ठीक है सर, थैंक यू, मैं फिर करता हूँ सर, आपसे सर पर्सनली करता हूँ उसको। ओके। सर ऑटिज्म की तरह सेरेब्रल palsy वाले बच्चे कैसे ठीक करेंगे? सेरेब्रल पॉल्सी यस सर। कितने साल का बच्चा है? इसका कोई सर सेरेब्रल 2 पॉल्सी साल वैसे का। तो टॉपिक अलग हो जा रहा है, ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, ज्यादा अच्छा जी रहेगा। सर। ठीक है, क्योंकि फिर सेरेब्रल पॉल्सी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या है, फिर उसकी पूरी पैथोलॉजी और संप्राप्ति बतानी होगी, तब ट्रीटमेंट बेहतर होगा बताना। ठीक है सर अगला एक लेक्चर सेरेब्रल palsy का भी रख लीजिएगा। अच्छा, सेरेब्रल पॉल्सी वैसे है कोर्स में है अपने, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल जी तो जी सर। मिलेगा उसमें प्रॉपर, कई दिनों का जी है। सर। मानस के और शिरोरोग के शायद ही कोई टॉपिक ऐसे होंगे जो एडवांस में छूटेंगे, जो जनरली देखने को मिलता है। कुछ रेयर डिजीज होंगे जो छूटेंगे, रेयर है इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि समय की सीमा होती है उसकी। जी सर। किसी और का क्वेश्चन या फिर सेशन को एंड किया जाए? नमस्कार सर। नमस्ते। मैं डॉक्टर रोहित बोल रहा हूँ सर। सर हमें रसकल्पों कहाँ से हैं में आप? जब हमने सर मैं हिमाचल से हूँ। सर जब हमें ऑटिज्म से रिलेटेड ट्रीटमेंट देनी है तो कौन से रसकल्प यूज कर सकते हैं सर? देखिए पहली बात कि आचार्य बागभट्ट सुश्रुति अचरक किसी ने नहीं लिखा कि ऑटिज्म व्याख्या श्याम करके। ठीक है, तो ये डिजीज जो है वो अनुक्त व्याधि है। अब अनुक्त व्याधि होने के कारण जिस तरह के स्रोतस में विकृति दिखेगा, जिस तरह का लक्षण दिखेगा, उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जैसे अब समझो आप, कई बार क्या होता है कि जैसे एक केस था, पहला बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट बना। ठीक है, दूसरी बार पेशेंट लोगों ने गर्भ संस्कार कराया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चला, और दुर्भाग्य से जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर कर गए। तो ऐसे केसेस में चिंता, शोक, भय, दुख कैसे दूर कर दोगे उस फीमेल का इसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया है? तो वहां पर अगर उदाहरण तो है, मासानो मेडिसिन दे सकते हैं हम लोग, लेकिन अब उसके मानस को कैसे ठीक करें, ये एक प्रश्न बनता है ना अपने पास। तो इसके लिए अब देखो अपने पास कल्प हैं, यदि आप लोग स्फुरणानुवाद वगैरह चैप्टर देखोगे तो वहां मिलेगा। जैसे अभया है, त्रिवृत्त है, दाक्षा, कुट्टज, वचा, इंद्रवारुणी मूल, पिप्पली, गज पिप्पली, कबाब चीनी, अतीश, चित्रक मूल, अर्क मूल और भीमसेनी कपूर, ये सारा कॉम्बिनेशन लेना है। अब जितना हुआ माने सब मिलाकर आपको 50 ग्राम बना, इक्वल अमाउंट में, तो 50 ग्राम भांग, शुद्ध किया हुआ भांग, इसको आप यदि मिक्स करते हो और इसका कॉम्बिनेशन आप चलाओगे तो ये जो वहां पर एक वियोग के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ है, जो रस धातु विकृत हो रहा है, जो आगे बच्चे को खराब करेगा, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो वैसे ही ऑटिज्म का यदि केस आप ले रहे हो तो हेतु क्या बन करके आ रहा है, किस तरह का कंडीशन हमारे सामने आ रहा है, या पेशेंट का पिक्चर कैसा बन रहा है, वो ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे कई बार हमारे वैद्य विद्यार्थी मित्र सब लोग गलती करते हैं। जैसे किसी लड़के का मानो ब्रेकअप हुआ और वो बहुत दुख में है और वहां से वो डिप्रेशन में चला गया। ठीक है, अब वो कंप्लीट एहिडोनिया है कंडीशन, को किसी काम में मजा नहीं आ रहा है, उदास रह रहा है, दिन भर रो रहा है, दिन भर अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, और आपके क्लिनिक में आ गया और आपने उसको मेडिसिन क्या दी, ब्राह्मी बटी, आपने मेडिसिन क्या दी उसको, स्मृति सागर रस या इस तरह की दवाइयां आपने उसको मानस पे काम करने वाला चलाया। अब इससे क्या होगा, अब इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो चीजें वो भूल भी रहा था वो प्रॉपर अब याद दिला दिया, अब और दुखी रहेगा, मजे से रुकी रहेगा। यदि आपने यष्टि मधु गलती से दे दिया तो यष्टि मधु बाजीकर भी है और मैदे भी है, तो उसके अंदर अब दोनों तरह के उन्माद और कंडीशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मेद कहाँ देना है, संज्ञा स्थापन कहाँ करना है, ये सारी चीजों को डिटेल में समझना पड़ता है। भैया मुझे इसको वो चीजें याद दिलानी भी है कि नहीं दिलानी है, यदि नहीं दिलाना है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग चलेगी, याद दिलानी है तो ट्रीटमेंट अलग चलेगी। और इसको बहुत जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि
सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसकी संप्राप्ति बनाओ, फिर ट्रीटमेंट दो। जनरलाइज ट्रीटमेंट में क्या है कि जैसे किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो मानस वटकम ले लीजिए, ब्राह्मी बटी ले लीजिए, शंखपुष्पी ले लीजिए, ये सारी चीजें हम लोग देते हैं और एक पेशेंट को भी देते हैं। पर रिजल्ट क्यों एरर होता है, डिप्रेशन क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि कॉजेशन पे नहीं ध्यान दिए, तो हमारी मेडिसिन उसको तकलीफ बढ़ा देती है। फिर पेशेंट बोलता है सर आपकी दवा खाएं तो नींद की नहीं प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर सिम्टम्स चेंज होने लगते हैं। तो ट्रीटमेंट करते समय हमें अपना जो वो जो बोलते हैं ना सहस्त्र बुद्धि वाला, एकदम हजारों हाथ पैर बनाना, रावण की तरह 10 बुद्धि रखना है, हर चीज पर ध्यान देना है कि हो क्यों रहा है इसको, फिर वो ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, बोला जाए मैम। हेलो सर। हाँ जी, सर क्या MMR वैक्सीन से ऑटिज्म हो सकता है? कई वैक्सीन का इस तरह का क्लेम आया है जो कि वैक्सीन के प्रयोग करने के बाद ऑटिज्म देखे गए। ठीक है, पर और ये हमें जहां तक मतलब उम्मीद है कि ये इफेक्ट डाल रहा है, पर अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं आया है जो आपको बता पाए। तो हमारे हिसाब से पहले तो वैक्सीन से प्रिवेंट करना चाहिए, जरूरी नहीं है वैक्सीन का, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कल्प हैं, बचा सकते हैं और हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न के कई सारे वैक्सीन, कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका साइड इफेक्ट 10 साल 20 साल 30 साल के बाद सामने आया समाज में, और उससे सभी प्रभावित भी हुए हैं। ठीक है, तो कॉजेशन बन ठीक है सकता सर। है। सर किसी और का कोई क्वेश्चन तो पूछें, वरना हम लोग सेशन को आज एंड किया जाए। ठीक है, सर हेलो सर, एक चीज पूछनी थी। आपने जो पोहा पेस्ट का शिरोलेप बताया और उसको अल्टरनेट हरिद्राव वचा और क्या बोला, बाम्बू, बांस, बाम्बू। लेकिन बाम्बू का क्या लेना जो है सर? नया बाम्बू यदि निकल रहा है उसका कोमल कोमल जो ऊपर का एपेक्स रीजन होता है ना, वही। बाम्बू शूट। ओके, थैंक यू। ये आपके मेनिंजाइटिस में भी काम करता है, ये ब्रेन ट्यूमर में भी काम करता है, ये सारे चीजों में काम करता है बाम्बू। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे काश्यप संहिता में लिखा है सर कि स्वर्ण प्राशन जो है सर वो 6 महीने तक ही देना चाहिए ऐसा करके। तो सर जैसे किसी बच्चे को और मतलब सर उसके फायदे दिख रहे हैं, तो क्या सर उसको और आगे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सर, या फिर लगातार 6 महीने यूज करा के बंद 6 कर देना महीने चाहिए? देने से श्रुतिधर होता है, जी षड्मास सर। से श्रुतिधरो भवे। 6 महीने में श्रुतिधर होगा, लेकिन उसको जी सर। यूज कराना है अप टू 16 बरस तक। ठीक है, 0 से जी 16 जी बरस सर। तक का उसका टाइमिंग है, और इसके बाद भी यदि किसी को देने की आवश्यकता है तो बिल्कुल देंगे। ठीक है, उसका निषेध सर नहीं उसमें है। कुछ जैसे 6 महीना देने के बाद कुछ गैप करके नहीं देना नहीं नहीं चाहिए? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। आप जी सर। कंटिन्यू उसको देते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। लोग जो जी बोलते हैं ना कि साथ में हो जाता है, तो साथ में जी होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो फायदा नहीं करेगा। ठीक है, जी शराब सर। पीने वाला इंसान यदि 30 ml का पैक लेके घूम रहा है, किसी दिन में 60 ml लेगा, फिर 90 लेगा, और उसको शराब साथ में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि शराब पी रहा है तो उसको नुकसान नहीं हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसको वो चीज दिखती कम है। इसीलिए आप देखना विषकन्या पढ़ो, यदि आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो वहां पे विषकन्या 40 वर्ष के बाद मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं भाई? तो जो बचपन से उनको जहर दिया जा रहा है, वो जहर उनके बॉडी को जाकर के धीरे धीरे नुकसान करता है, जी और सर। उससे उनको प्रभाव होता है, और फिर वो मरती हैं। ठीक है, जी ऐसा जी नहीं कि सात मकार पे हम पे असर नहीं कर रहा, असर करता है पर दिखता नहीं। ठीक है, जी सर। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ हेलो बोलिए, सुन रहा हेलो। यस, मेरा नाम वैद्य दिनल खत्री है। मैं अभी कनाडा से बोल रही हूँ। ऑटिज्म जो है
मैं इधर 2 साल पहले ही शिफ्ट हुई बाय द वे। तो ऑटिज्म है वो बहुत कॉमन है इधर, क्योंकि बीज दृष्टि भी ज्यादा देखने मिलती है, शुक्र धातु की दृष्टि भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में ये सब गर्भ संस्कार के रिलेटेड। और बीइंग द वैद्य और आयुर्वेदा ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है इधर, तो काफी सारे रेस्ट्रिक्शन आते हैं। जिस चीजों का आपने वर्णन किया, जो भस्म वगैरह या फिर गोल्ड प्रिपरेशंस वगैरह, वो सब हम नहीं दे पाते हैं इधर। और ज्यादातर लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ही हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बस्ती वगैरह भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। तो इन केस में आप लाइक क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? और एल्स आई वुड लाइक कि आपका कोई बुक या फिर कुछ भी ऐसे पब्लिकेशन हो ऑटिज्म के ऊपर, जिसको प्रॉपरली हम रेफर कर सकें, वो डिस्कार्ड करके जो जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं। मानस बुक पर मैम बुक में लिख रहा हूँ अभी, उसमें मुझे आई होप अभी 6 महीने का समय लग जाएगा। ठीक है, पहली उसमें देव व्यापाश्रय युक्ति और सत्ववजह तीनों का कॉम्बिनेशन है और एक अच्छा बुक होगा वो। ठीक है, लगभग 2 या 2,500 पन्नों में जाएगा वो, 1 या 2 वॉल्यूम उसके बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अब आप फॉरेन में प्रैक्टिस करती हैं तो अपने पास 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है कि वो लोग भी इवेंट में ध्यान देते हैं, जैसे आपका रसिया वगैरह का जो जगह है वहां पे भी लोग मंदिर से जुड़ते हैं। तो आप जहाँ हैं एक बार आप देखें इस तरह से यदि जुड़ पा रहे हैं तो वहां पे चीजों को समझा पाना थोड़ा सा एक इवेंट के थ्रू आसान होगा। दूसरा, जहां आप फेल हो रहे हो, यानी कि हम स्वर्ण नहीं दे सकते हैं या मेडिकेशंस को हम इंटरनली देने में आपको प्रॉब्लम आती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो उस केसेस में आप 2 काम करिए। पहला कि जो शुक्र शोधन अपने पास कसाय है, ठीक है, वो जो काम शास्त्र है अपने यहाँ, जैसे पंचसंग है या आपका कामसूत्र है या अनंग रंग है या आपका सुश्रुत में बताया हुआ जो इस तरह की विषय है, उसके बारे में अवेयरनेस करें। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होने पर एग्रेसिव सेक्स बिहेवियर यदि है, उस समय यदि प्रेगनेंसी होगी तो उस बच्चे के अंदर भी इस तरह के ही बिहेवियर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके आपको कम करना होगा। ठीक है, दूसरा कि इन चीजों को समझाना होगा और आप लेप पर काम करना स्टार्ट करें। लेप से फर्क बनेगा और धीरे धीरे करके उनके लाइफस्टाइल में आप चेंजिंग कर रहे हो तो शुक्र शोधन पर मुख्य रूप से आप काम करें। एलोवेरा आई होप सब लेती ही होंगी या ले लेंगी महिलाएं जहाँ पे आप हैं, तो एलोवेरा वगैरह जो है या वैसे द्रव्य जो आपके यहाँ यूज होते हैं, ठीक है, तो उन द्रव्यों की एक सूची बनाए कि आपको गर्भाशय शुद्धि करना है तो गर्भाशय शुद्धि करने के लिए हमारे पास तिल है, हमारे पास एलोवेरा है और हमारे पास हींग है। इस तरह के द्रव्यों का सूची बना लीजिए। ठीक है, वो उनको सजेस्ट करिए। अब रही बात, यदि ऑटिज्म का बच्चा हमारे पास है या पेशेंट है, तो जहां तक हमें ऐसा लगता है कि यदि स्वर्ण कल्प वगैरह का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे या घृत कल्पना का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे तो वहां तक मेडिसिन का पेनिट्रेट हो पाना बहुत मुश्किल है। और वहां जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जैसे वो बॉम्बू वाला ही जो लेप है वो आप एक तो यूज नहीं करा पाओगे, दूसरा यदि आप यूज कराना स्टार्ट करो तो फिर उसका एक्शन किस तरीके से होगा, बात पित्त कफ के अनुसार तो समझा लोगे पर मॉडर्न एक्शन क्या होगा नहीं समझा पाओगे। ठीक है, तो बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि, इस पर फोकस करें आप। और इसके साथ साथ यदि बच्चों को ऑटिज्म डेवलप हो रहा है तो इसमें किस तरह के लक्षण हैं उस हिसाब से जूठा अन्न खाना, परुषित अन्न खाना, इन सबों को आप बंद करें। रेकी सीख लें, रेकी हीलिंग आप सीखें, आपके लिए जरूरी है। और उससे क्या होगा कि जब ये सब आप करोगे वहां पे प्राणा हीलिंग, रेकी हीलिंग, तो पेशेंट आपसे कम्युनिकेट कर पाता है, अच्छे तरीके से मिल पाता है। और जब वो मिलेगा, उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो देव व्यापाश्रय के पेशेंट हर जगह दुनिया में मिल जाते हैं और हाई इंटेलेक्चुअल लोग भी मिल जाते हैं जो कि दुनिया में बाहर एकदम देव व्यापाश्रय की घोर निंदा करते हैं, अंदर अंदर खूब सपोर्ट करते हैं।
तो आप उस तरीके से करें। और फिर जब केसेस आपके सामने आ रहा है जहां आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, उस केसेस को प्रॉपर समझ करके फिर उसको ट्रीट किया जाएगा, उसमें फायदा। ठीक है, Okay, sir. Definitely, I'll get your contact details. ओके। Thank you, sir. I think that's it for today, sir. या और भी क्वेश्चंस लेने हैं? एक या दो क्वेश्चन लेकर के फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। और बाकी लोगों के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। आई होप जितने लोग अपने साथ जुड़े हैं उनको एक भी क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग एक महीने या 1.5 महीने के बाद ये सभी लोग मानस रोग को ट्रीट करना सीख जाएंगे और ट्रीट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि शानदार मानस रोग के वैद्य बनेंगे। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन आप लोग ले लें, उसके बाद से फिर हम सेशन को एंड करेंगे। हेलो सर। हेलो जी, हेलो सर, अष्टमंगल घृत और सेकंड आपने कौन सा बताया? महागंधक। सर इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? वैसे रत्नावली में। ओके। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना है। अगर सर ऑटिज्म का पेशेंट एडल्ट है और बहुत ज्यादा मतलब नॉन कोऑपरेटिव है, कोई भी ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं है, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? क्या हम मतलब धूपन चिकित्सा या कुछ ऐसा, या फिर मंत्र चिकित्सा से शुरुआत कर सकते कि वो कोऑपरेटिव हो जाए हाँ, और फिर बाकी ट्रीटमेंट हम कर सके? ये एक प्रॉब्लम आता है, और इसमें जो धूपन चिकित्सा की आप बात कर रही हैं बहुत अच्छा है। एक लखनऊ में प्रशांत करके हैं, वो धूपन चिकित्सा के लिए बहुत सारे तरह के धूपन बनाए हैं, प्रत्यंगिरा धूप, अपराजिता धूप, इस तरह का जो क्लासिकल अथर्ववेदीय है, तो उसमें रिजल्ट है उसके। सर द्रव्य कौन से लेने चाहिए फिर मैम धूपन के लिए? उसके द्रव्य तो बहुत सारे होते हैं। इसका असल में क्या है कि उसमें मिनिमम 30-32 ऐसे करके द्रव्य पड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 108 109 द्रव्य भी पड़ते हैं। तो मुझे लिस्ट देना होगा आपको, मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा जो द्रव्य उसमें पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जो शास्त्रोक्त धूपन अपने पास बताया गया है, इसमें कि कुछ में नॉनवेज मटेरियल भी पड़े हुए हैं, तो वो बड़ा बदबू करता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अथर्ववेदीय जो धूपन है वो सारे काम करते हैं। तो मैं कांटेक्ट दे दूंगा आपको, उनसे बात कर लेना, वो धूप अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। और सर मंत्र चिकित्सा की क्या शुरुआत कर सकते हैं जिसपे उसके मन पे इफेक्ट हो और वो पॉजिटिवली मतलब मेडिसिन या मंत्र चिकित्सा ऐसे लाइव सेशन में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए है कि फिर आपकी पात्रता या किस कम्युनिटी, किस रेस, किस जगह से आप आ रहे हो, उसके हिसाब से फिर आपके अनुसार जो सूट कर पाए आपको वो करना चाहिए। पर गणेश अथर्व से उसका पाठ वगैरह बहुत फायदा करता है, वो काम करता है। ठीक है, संकल्प करके यदि 1000 पाठ वगैरह इनका कराया जाए, मोदक से पूजन कराया जाए, या आपका शिव का सहस्त्रार्चन वगैरह कराया जाए, इससे लाभ होता है। ये जनरलाइज हो गया, स्पेसिफिक के लिए फिर कंडीशंस को समझना पड़ता है, और फिर तब कौन सा वाला देव व्यापारी लगेगा वो चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर ये मेडिसिन का रेफरेंस आपका मतलब कहाँ पे मिले, आप देंगे? मतलब ये जो धूपन के जो मेडिसिन है अथर्ववेद का है। नहीं, मतलब आप बोले ना कि आप मुझे बताएंगे, तो ये मतलब नेक्स्ट ग्रुप में आप यदि ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डालना, मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ ग्रुप में ऐड हूँ सर। तो वहीं आप डालना क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, संज्ञा स्थापन गण का रोल यहाँ पे कितना रहेगा? रहेगा ना मैम, संज्ञा स्थापन, स्मृति स्थापन, सबका रोल है। कंडीशंस कैसे बन रहे हैं पेशेंट के, उसके हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना होता है। क्योंकि संज्ञा स्थापन लगातार चलाने में बच्चों में एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है। यदि बच्चा एग्रेसिव हो रहा है तो फिर हमको उसको कंट्रोल भी करना होता था। शमन द्रव्य, संज्ञा स्थापन, फिर रसायन, ये सारों का एक होलिस्टिक अप्रोच करना होता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे, कैसे कैसे कौन सा द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, और सारे तरीकों पे हम लोग प्रॉपर जब बात करेंगे, तो जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि इसमें क्या हमें करना है, कौन सी ट्रीटमेंट हमें यूज करना है, और रिजल्ट आपको आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये सब जो चीज है, ऑटिज्म हो या हाइपर एक्टिव हो,
ये तो हमेशा के लिए सामने पेशेंट आके बैठने के बाद ही खोजते रहते हैं इसमें क्या दे उसमें क्या दे। तो ये एडवांस कोर्स हमें ज्यादा फायदेमंद रहेगा अभी से लग रहा है। जब हमने जब मानस का स्टार्ट किया ना ट्रीटमेंट, तो जब पेशेंट आने स्टार्ट हुए तो जितने भी हमारे जानने वाले मित्र थे या फिर बोले जस्ट सीनियर थे, उन लोगों के पास दे दे के 3-4 दवाइयाँ, ब्राह्मी दे दो, शंखपुष्पी दे दो, ब्राह्मी घृत दे दो, या ये दे दो। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस और साथ फिर गुरु सानिध्य सब ऐसा बना कि अब हम लोग के ओपीडी में ज्यादातर केसेस इस तरह के बनने लगे हैं मानस के। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर पाओगे, और सारा चीज सिद्धांत का है, आयुर्वेद का है, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा चीजों को समझने में, और आप सभी वैद्य हो। प्रैक्टिस को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करना सीखो, और फ्यूचर मानस का बहुत बड़ा है। और यदि आप समृद्ध होना चाह रहे हो, पैसा चाहिए या प्रोस्पेरिटी चाहिए या कम हेडेक वाली बीमारी मतलब ट्रीटमेंट चाहिए जहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट, बेहतर ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो, तो आप मानस का ट्रीटमेंट करो। और यदि हम लोग जुड़ते हैं आपस में, तो फिर मैं जैसा कि हमेशा केसेस पे आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि कैसे क्या करना है। यदि आपको कोई फंसते हो, कोई दिक्कत आता है, तो ठीक है, साथ मिलकर चलते हैं, आयुर्वेद की सेवा करते हैं, और फिर समाज में इसको एक अच्छा ट्रीटमेंट, और हम भी एक हैं ऑप्शन, ठीक है। केवल एल्प्राजोलाम, क्लोनाजीपाम ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये दुनिया को बताना है और बेहतर करके दिखाना है, ठीक है। इसी संकल्प के साथ हम सभी लगते हैं आयुर्वेद में, और भगवान धन्वंतरी की सेवा करते हैं। फिर वो धन्वंतरी भगवान हम लोगों को जो चाहिए सर उम्मीद करते हैं आपका बुक 6 महीने से पहले ही आ जाए। सॉरी, क्या बोली? उम्मीद करते हैं आपका बुक 6 महीने से पहले ही आ जाए, पब्लिश हो जाए। ओके ओके, ठीक है। नमस्कार सर, मैं सर वैद्य आशीष बोल रहा हूँ राजस्थान से। मैं सर ये पूछ रहा था कि आपका ये जो एडवांस मानस रोग का कोर्स है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है सर? ये आपका कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन से स्टार्ट है सर। कृष्ण जन्माष्टमी से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। जन्माष्टमी से सर? हाँ, लेकिन फिर जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग बिजी रहेंगे, तो उसके जस्ट अगले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितने दिन चलेगा सर ये कोर्स? लगभग कितने दिनों का है? अभी तक मेरे जितने भी कोर्सेस हुए हैं ना, दिन तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको, लेकिन वो बढ़ जाता है टाइमिंग, बढ़ जाता है लगभग 1 महीने या आपको उससे थोड़ा ज्यादा ही समय लग जाएगा। 1 महीने का कोर्स है, सिलेबस ग्रुप में है, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, डिटेल वहाँ मिल जाएगा। पर वो जो सिलेबस है वो सिलेबस है, उसके बाद भी आप लोग के डाउट्स को ऐसा छूटे नहीं, ये मेरा प्रयास होता है। तो एक आध क्लासेस आगे बढ़ जाते हैं तो भी मैं उन सारी चीजों को प्रॉपर करता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, किसी भी जी सर जी बोलिए सर। मैं ये कह रही थी कि जिन्हें भी एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, उसका जो लिंक है वो आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप अभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग भी आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगी। किसी वैद्य का क्वेश्चन था सर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, वैद्य सयाली जी का क्वेश्चन है सर। वो लिखती हैं कि नमस्ते सर, मैं वैद्य सयाली नीदरलैंड से हूँ। आप जो बुक लिख रहे हैं वो क्या इंग्लिश में है या हिंदी में है, और क्या आप एक ऐसी बुक बता सकते हैं लोकल पीपल के लिए, इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस इन आयुर्वेदा फॉर ऑटिज्म, जो अभी अवेलेबल हो सर? अभी आयुर्वेद में मेरे संज्ञान में कोई इस तरह का बुक आया नहीं है, तो मैं अभी खुद भी जो अपना बुक लिखना स्टार्ट किया हूँ, वो उसमें कुछ मॉडर्न के पोर्शंस होंगे और आयुर्वेद की पूरी सिद्धांत होगी, ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप मॉडर्न साइकोलॉजी के जो बुक्स हैं उससे आप काम चलाएं। जल्द ही आई होप भगवान धन्वंतरी की कृपा से बुक आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लैंग्वेज उसकी हिंदी होगी और आसान भाषा में होगा, और यदि अच्छा रहा तो फिर वो फ्यूचर में उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कराया जाएगा और फिर वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे वैद्य फीस और ये सब के बारे में पूछ रहे हैं, तो चैट बॉक्स में आपको एक लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।